हे गाइस, माई सेल्फ सुनील कुमार। कैसे हैं आप सभी? जिया दक्ष कॉमर्स क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे अकाउंटिंग फॉर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म। उसी टर्म को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे इसी में कि कैसे एक साझेदारी फर्म में साझेदारों की पूंजी पर ब्याज को कैलकुलेट किया जाता है। हाउ टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर या पार्टनर्स कैपिटल, कि एक साझेदार की पूंजी पर ब्याज कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अगर मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उनको जरूर देख लें, क्योंकि जब तक आप वो वीडियो नहीं देखेंगे ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा। हमारे जो भी वीडियो है वो एक दूसरे के बेस है। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका आपको लिंक मिल रहा है, मैंने डाला हुआ है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। अकाउंटिंग फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म की, उससे पहले मैं 3 वीडियो थ्योरेटिकल बेस पे डाल चुका हूं, उसको भी जरूर देख लें, क्योंकि थ्योरी किसी भी टॉपिक की पढ़ना बहुत जरूरी है। उसका इंट्रोडक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। जब तक हम किसी के बारे में नहीं जानेंगे, उसको नहीं पहचानेंगे, तो उसके बारे में कोई स्पष्ट सूचना, स्पष्ट निर्देश या स्पष्ट क्लियरिफिकेशन हम नहीं दे सकते हैं। इसीलिए हम इसका थ्योरेटिकल बेस पढ़ेंगे तो ही हमारे को इसका अकाउंटिंग बेस समझ में आएगा। ओके, तो आज हम डिस्कस करते हैं कि कैसे, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, कि कैसे एक साझेदार की पूंजी पर ब्याज की गणना की जाती है। तो मैं आपको बता दूं, साझेदारी संलेख में जब इसके बारे में स्पष्ट सूचना हो तो ही साझेदारों को उनकी पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। ओके, साझेदारों को जो पूंजी पर ब्याज दिया जाता है बेटा, वो उनकी प्रारंभिक पूंजी पर दिया जाता है हमेशा, ठीक है। और प्रारंभिक पूंजी पर वर्ष भर के लिए ब्याज दिया जाता है। ब्याज की जो दर है वो हमेशा हमारे क्वेश्चन में गिवन रहती है। अगर किसी वर्ष में कोई साझेदार अपनी फर्म में अपनी एडिशनल कैपिटल लगाता है, तो जब उसने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है उस दिन से लेकर ईयर एंड तक का उसकी एडिशनल कैपिटल पे भी इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और उन सबको टोटल करने के बाद हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। अगर हमारे क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल नहीं दे रखी है, क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, तो कैसे हम ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। सपोज करिए आपके क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, क्या दे रखी है? क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। तो हमने क्या निकालना है? ओपनिंग कैपिटल निकालना है। तो कैसे हम क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल पे जाएंगे वो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, अगर किसी साझेदार ने फर्म में आहरण किया है, ड्राइंग की है, तो उसको हम जो कैपिटल में से घटा हुआ था उसको वापस ऐड कर देंगे क्लोजिंग कैपिटल में। ड्राइंग, मैं ड्राइंग की बात कर रहा हूं, ड्राइंग अगर की है तो उसको हम ऐड कर देंगे क्लोजिंग कैपिटल में, ठीक है। सिमिलरली अगर किसी ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है तो उसको हम माइनस कर देंगे एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। अगर किसी साझेदार ने फर्म में कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है तो उसको हम यहां से माइनस कर देंगे। एक बात और मैं बता देता हूं, हमारे अकाउंटिंग में जो कोई टर्म होती है, अगर हम उसको ब्रैकेट में बंद करते हैं तो ब्रैकेट्स डिनोट करती है हमें माइनस, कि ये हमारी माइनस की टर्म है। ओके, अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट है जो कि हमारी कैपिटल में जुड़ा हुआ है तो आप उसको भी माइनस कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, क्योंकि जो प्रॉफिट होता है वो हमारी जो कैपिटल है उसको बढ़ाता है, इसलिए वो कैपिटल में क्लोजिंग कैपिटल में जुड़ा हुआ होगा, इसलिए हमने इसको माइनस कर दिया है। सिमिलरली एडिशनल कैपिटल भी हमारी कैपिटल को बढ़ाती है जो कि हमारी कैपिटल में जुड़ी हुई होगी, इसलिए हमने इसको माइनस कर दिया है। ड्राइंग जो है वो हमारी कैपिटल को कम करती है, घटी हुई होगी, इसलिए हमने उसको प्लस कर दिया है, ठीक है। और माइनस की जो टर्म होती है उसको हम ब्रैकेट्स में लिखते हैं।
इसके जस्ट अपोजिट अगर क्वेश्चन में लॉस दे रखा है तो हम उसको ऐड कर देंगे। ओके, और देन हमारे पास आ जाएगी ओपनिंग कैपिटल, जो कि ओपनिंग कैपिटल, ठीक है, जो कि आपको चाहिए किसके लिए, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, देखिए पूंजी पर जो ब्याज की गणना हम करते हैं उसके संबंध में हमारे पास क्वेश्चन में कुल 3 कंडीशंस हो सकती हैं, 3 दशाएं हो सकती हैं। पहली दशा, पूंजी पर ब्याज के संबंध में हमारे पास कोई स्पष्ट सूचना नहीं है, नो क्लियर इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रखा है पूंजी पर ब्याज देना है या नहीं देना है, कुछ नहीं, पूंजी पर ब्याज के संबंध में कोई मद ही नहीं है, कोई जिक्र ही नहीं है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम कोई पूंजी पर ब्याज नहीं देंगे। ठीक है, कोई पूंजी पर ब्याज नहीं देंगे। ठीक है, इंटरेस्ट नॉट पेड। ओके, सेकंड, क्वेश्चन में पूंजी पर ब्याज के संबंध में सूचना तो है, इंफॉर्मेशन अवेलेबल तो है, इंफॉर्मेशन अवेलेबल अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, पूंजी पर ब्याज के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में सूचना तो है, लेकिन ये कहीं भी नहीं कह रखा है कि ये पूंजी पर जो ब्याज है वो लाभों पर प्रभार बनाता है या फिर नियोजन पर प्रभार बनाता है। ठीक है, कोई सूचना नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे हम, हमारे पास इसके लिए 3 दशाएं तैयार हो जाती हैं। ठीक है भाई, 3 दशाएं कौन कौन सी तैयार हो जाती है। पहली दशा है प्रॉफिट, जो है प्रॉफिट है, प्रॉफिट ओवर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओवर और इक्वल कह सकते हैं, ओवर और इक्वल। जो लाभ है वो पूंजी पर ब्याज, जो लाभ है वो पूंजी पर ब्याज के या तो बराबर है या अधिक है। लाभ जो है पूंजी पर ब्याज के या तो बराबर है या अधिक है। ठीक है, जैसे सपोज करिए प्रॉफिट जो है वो हमारे पास 60,000 रुपए है। ठीक है, और इंटरेस्ट जो है वो मेरे पास 50,000 रुपए। कितने रुपए है, 50,000 रुपए। ठीक है, तो प्रॉफिट ज्यादा है, इंटरेस्ट कम है, प्रॉफिट ज्यादा है, इंटरेस्ट कम है, तो पूरा इंटरेस्ट पे हो जाएगा। ठीक है, कितना इंटरेस्ट चला जाएगा, 50,000। कितना इंटरेस्ट चला जाएगा भाई, 50,000 का इंटरेस्ट चला जाएगा। एक कंडीशन तो हुई है। सेकंड कंडीशन क्या है हमारे पास, प्रॉफिट जो है लेस है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। ठीक है, पूंजी पर ब्याज से प्रॉफिट जो है कम है। जैसे प्रॉफिट हमारे क्वेश्चन में दे रखा है 60,000। ठीक है, और इंटरेस्ट क्वेश्चन में दे रखा है सपोज करिए 80,000। तो इस कंडीशन में हम कितना ब्याज देंगे बेटा, 60,000। कितना ब्याज देंगे, 60,000। जैसे मान लो सपोज करो आपकी जेब में 100 रुपए है। ठीक है, आप कहीं मार्केट में जाते हो सामान खरीदने, टोटल कुल मिला के आपने सामान अगर 120 का ले लिया, ठीक है, तो आप कितने रुपए पे कर पाओगे, 100, क्योंकि आपके पास 100 ही रुपए है, इससे ज्यादा है ही नहीं। ठीक है, और अगर पहली कंडीशन की बात करूं, आपके पास 200 रुपए है और आपने सामान 100 रुपए का खरीदा है, तो हम पूरा का पूरा पे कर देंगे ना। तो ये वो वाली कंडीशन है। और ये सेकंड की है कि आपके जेब में पैसे कम है और आपने सामान ज्यादा का खरीद लिया है। ठीक है, और तीसरी कंडीशन है हमारे पास लॉस। क्वेश्चन में हमारे पास क्या लिखा है, लॉस। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम कोई इंटरेस्ट नहीं देंगे, इंटरेस्ट नॉट पेड।
पूंजी पर ब्याज दे नहीं होगा। ठीक है, मान लो क्वेश्चन में लॉस है 10,000 का और इंटरेस्ट है हमारे पास कितना भी 50,000, 60,000, 80,000, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? लॉस। ठीक है, तो हम कोई इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास सेकंड कंडीशन थी। जब क्वेश्चन में पूंजी पर ब्याज के संबंध में सूचना तो दे रखी है, लेकिन ये नहीं बता रखा है कि वो लाभों पर प्रभाव बढ़ाता है या नहीं बढ़ाता है। ठीक है, तो अब हमारे पास तीसरी कंडीशन आती है। क्या कंडीशन आती है? तीसरी कंडीशन है कि क्वेश्चन में स्पष्ट बता रखा है कि जो पूंजी पर ब्याज है वो लाभों पर प्रभाव बनाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज ऑन प्रॉफिट लाभों पर प्रभाव बढ़ाता है। तो जब क्वेश्चन में स्पष्ट कह रखा हो कि जो पूंजी पर ब्याज है वो लाभों पर प्रभाव बढ़ाता है, तो चाहे फिर क्वेश्चन में लॉस ही क्यों ना हो, चाहे कितना ही प्रॉफिट हो, ठीक है, पूंजी पर ब्याज दे होगा ही होगा। जैसे सपोज करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो मेरे पास दे रखा है 50,000। ठीक है बेटा, अब फिर वही तीन कंडीशन हो सकती है, लेकिन यहां देखें हम ये लाभों पर क्या बढ़ा रहा है? प्रभार बढ़ा रहा है। क्या बढ़ा रहा है? लाभों पर प्रभार बढ़ा रहा है। ठीक है, तो अब प्रॉफिट चाहे 50,000 हो या 60,000 हो या फिर 40,000 हो और या फिर क्वेश्चन में लॉस हो, ठीक है, पूंजी पर ब्याज दे होगा ही होगा। ठीक है, जैसे मैं आपको तीनों कंडीशन में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखा देता हूं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। देखिए सपोज करो पहली कंडीशन है हमारे पास बाय नेट प्रॉफिट कितने रुपए बेटा? 60,000। तो इंटरेस्ट आएगा मेरे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहली कंडीशन में मेरे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 50,000। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देखिए आपको पता है मैं आपको प्रीवियस में ये खाता सिखा चुका हूं। 60,000 का मेरे पास यहाँ टोटल आ गया। डेबिट और क्रेडिट अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम बराबर होते हैं। 10,000 का मेरे पास प्रॉफिट बच गया है बैलेंसिंग फिगर से, जिसे हम पार्टनर्स में बांट देते हैं। सपोज करिए हमारे पास दो पार्टनर है ए और बी। ठीक है, इक्वल इक्वल अगर हमें बांटना हो 5,000 और 5,000। ये तो मेरे पास पहली कंडीशन है जब पूंजी पर ब्याज लाभों पर प्रभाव बनाता है तो। ओके, सेकंड कंडीशन ले लेते हैं हम। सेकंड कंडीशन में देखिए अगर प्रॉफिट है मेरे पास, पूंजी पर ब्याज वही सेम रहेगा। अगर प्रॉफिट है 40,000 का, ठीक है बेटा, तो अब मेरे पास डेबिट साइड ज्यादा है 50,000, तो 10,000 का क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। ठीक है भाई, लॉस, और ये कहां चला जाएगा? वही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा, कितने रुपए? 10,000, 50,000 और 50,000। वही दो पार्टनर अगर हैं ए और बी तो 5,000 और 5,000। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट थर्ड कंडीशन, मान लीजिए सपोज करिए क्वेश्चन में लॉस दे रखा है। क्या दे रखा है? क्वेश्चन में लॉस दे रखा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वही है क्योंकि ये लाभों पर प्रभार बना रहा है, तो ये आ जाएगा मेरे पास टू नेट लॉस। ठीक है, ऊपर आ जाएगा टू नेट लॉस। कितने रुपए का? सपोज करो
10,000। डेबिट और क्रेडिट बराबर होती है 60,000, तो ये आ जाएगा बाय लॉस हो गया नेट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लॉस को हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे बेटा? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। आपकी बार लॉस कितना हो गया? 60,000। ठीक है, जो कि हमारा कहाँ बढ़ जाएगा? ए और बी। कितने रुपए? 50-50%, मतलब 1/2 और 1/30,000। ठीक है, तो ये हमारे पास कुल मिला के 3 कंडीशन थी। अगर हम पूंजी पर ब्याज कैलकुलेट करते हैं तो जब क्वेश्चन में कोई सूचना नहीं दे रखी कि पूंजी पर ब्याज देना है या नहीं देना, तो हम कोई पूंजी पर ब्याज नहीं देंगे। सेकंड है हमारे पास, अगर क्वेश्चन में पूंजी पर ब्याज के संबंध में सूचना तो दे रखी है कि पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा, लेकिन ये स्पष्ट नहीं कर रखा है कि पूंजी पर जो ब्याज है वो लाभों पर प्रभार बनाता है या फिर नियोजन पर प्रभार बनाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारे पास जितना प्रॉफिट अवेलेबल है उतना ही पूंजी पर ब्याज देंगे। उसकी भी हमारे पास 3 कंडीशन है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, क्वेश्चन में पूंजी पर ब्याज के संबंध में सूचना भी दे रखी है और साथ साथ ये भी कह रखा है कि ये लाभों पर प्रभार बनाता है। क्या कह रखा है? लाभों पर प्रभार बनाता है। लाभों पर प्रभार बनाता है, तो फिर चाहे फिर कितना ही प्रॉफिट हो या फिर लॉस ही क्यों ना हो, पूंजी पर ब्याज पे होगा ही होगा। इस कंडीशन के मैंने तीनों आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के भी दिखाए हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम पूंजी पर ब्याज दे सकते हैं। अब मैं आपको पूंजी पर ब्याज निकालने का फार्मूला और बता देता हूं। सिंपल सा फार्मूला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू पार्टनर्स कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय रेट डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ठीक है भाई, ये टाइम जो है वो आपका मंथ में भी हो सकता है और डेज में भी हो सकता है। इन केस अगर टाइम आपका मंथ में है, टाइम जो है वो किस में दे रखा है? मंथ में दे रखा है। ठीक है भाई, तो हम क्या करेंगे? टाइम्स के डिवाइडेड में 12 कर देंगे। मान लो 2 महीने का ब्याज है, 4 महीने का है, 6 महीने का है, 8 का है या 10 का है या 12 का है। 12 इन द सेंस मतलब पूरे साल भर का है। ठीक है, तो अगर 12 महीने का है तो 12/12 करेंगे, कट जाएगा, 1 बचेगा, तो 1 को हम लिखते नहीं है। बाकी अगर 12 से कम है, मान लीजिए 8 महीने का है तो 8/12। ठीक है, और अगर टाइम डेज में दे रखा है, किसमें दे रखा है? डेज में। ओके, किसमें दे रखा है भाई? डेज में। तो हम डिवाइडेड बाई करेंगे 360 या फिर आप 365 भी कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हम पूंजी पर ब्याज कैलकुलेट कर सकते हैं और उसका लेखा कर सकते हैं, उसकी अकाउंटिंग कर सकते हैं अपने अकाउंटेंसी के अंदर। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कि कैसे आहरण पर ब्याज कैलकुलेट किया जाता है। हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। देखिए, ड्रॉइंग्स पर इंटरेस्ट निकालने के लिए हमारे पास मेनली 2 कंडीशन या 2 तरीके से मैं कहूं कि 2 तरीके से हम ड्रॉइंग कर सकते हैं। पहला, अमाउंट विथड्रॉल as a drawing on regular basis। और दूसरा आता है हमारे पास इरेगुलर बेस। मतलब पहला, हम नियमित रूप से एक समान इक्वल अमाउंट
एक समान अमाउंट को आहरित करते हैं, दूसरा इर्रेगुलर बेस, समान या असमान दोनों, कोई जो रेगुलरिटी नहीं है। जैसे मान लीजिए सपोज करो पहले हमने 10,000 रुपए निकाल लिए, फिर 3 महीने तक कोई पैसा नहीं निकाला, 3 महीने बाद 3,000 निकाल लिए, फिर अगले महीने कुछ नहीं निकाला, फिर उससे अगले महीने 2,000 निकाल लिए, फिर उससे अगले महीने फिर हमने 2,000 निकाल लिए। मतलब यहाँ पे देखिए पहले 3 महीने था, फिर 1 महीने था, फिर कोई महीना बीच में नहीं था, और अमाउंट पहले 10,000 था, फिर 3,000 था, फिर 2,000 था, फिर 2,000 था, ये फिर 4,000 है। कोई भी मतलब ना तो अमाउंट रेगुलर है और ना ही हमारे पास टाइम रेगुलर है। ठीक है, टाइम का जो गैप है वो भी इरेगुलर है और अमाउंट भी इरेगुलर है। तो एक मेथड हमारे पास ये है, और दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा है जिसमें हम सपोज करिए हमने पहला जो ड्राइंग किया है वो 1 जनवरी को कर लिया, कितने रुपए का, 2,000 का। या फिर हम कह सकते हैं कि इन एवरी मंथ, फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ हम 2,000 रुपीज पर मंथ विड्रॉल कर रहे हैं, फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, मतलब हर महीने की पहली तारीख को हम 2,000 रुपए निकाल रहे हैं। या फिर मिड ऑफ मंथ 15 जनवरी को, अब जनवरी मैंने क्यों कहा है, सपोज करिए मैंने ये लिया है कि मेरा साल 1 जनवरी को शुरू होता है और 31 दिसंबर को खत्म हो जाता है, इसलिए मैंने जनवरी लिखा है। ठीक है, वैसे मेरे पास जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है, आई होप आप सबको पता होगा, और 31 मार्च को तक चलता है। ठीक है भाई, तो या फिर हम कह सकते हैं कि वो हर महीने की 15 तारीख को, 15 जनवरी, 15 फरवरी, 15 मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, अमाउंट भी वही है 2,000 या फिर 1,000 एवरी मंथ या फिर 1,500 एवरी मंथ, जो भी क्वेश्चन में गिवन हो। या फिर एंड ऑफ द मंथ 31 जनवरी। ठीक है, 2,000 रुपए निकालता है। 3 कंडीशन हो सकती है हमारे पास पहले तो। ठीक है, इसके भी हमारे पास 2 पार्ट है। पहले में वो एवरी मंथ, फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, मिडिल ऑफ एवरी मंथ और एंड ऑफ एवरी मंथ, और अमाउंट जो है वो हमारे पास रेगुलर रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, सेकंड कंडीशन में हमारे पास क्या कहता है ये, इन एवरी क्वार्टर, फर्स्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर, जैसे 1 जनवरी को, उसके बाद हम आपको पता होना चाहिए एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं। ठीक है, 1 जनवरी को एक क्वार्टर शुरू हो गया, अगर साल 1 जनवरी से 31 दिसंबर है तो। फिर दूसरा क्वार्टर कब शुरू होगा भाई, 1 अप्रैल से शुरू होगा। तीसरा क्वार्टर कब शुरू होगा, 1 जुलाई से शुरू होगा। और चौथा और लास्ट क्वार्टर कब शुरू होगा, 1 अक्टूबर से शुरू होगा। ठीक है, 1 अक्टूबर से शुरू होगा। और अगर 1 अप्रैल से 31 मार्च चलते हैं तो फर्स्ट क्वार्टर 1 अप्रैल से शुरू होगा, सेकंड 1 जुलाई से शुरू होगा, थर्ड 1 अक्टूबर से शुरू होगा, और फोर्थ 1 जनवरी से शुरू होगा। तो हम या तो फर्स्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर विड्रॉल करते हैं, रेगुलर अमाउंट कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो जी 6,000 6,000 6,000 6,000। मैं बात कर रहा हूं जब टाइम और अमाउंट, ठीक है, रेगुलर बेस विड्रॉल हो रहा हो अमाउंट तो। ठीक है, या फिर सिमिलरली ये मिड भी हो सकता है, मिडिल ऑफ द एवरी क्वार्टर। तो फर्स्ट क्वार्टर का मिडिल कब आएगा बेटा, 15 फरवरी, इसके बाद मई, उसके बाद अगस्त, और उसके बाद नवंबर। ठीक है, या फिर एंड हो सकता है जैसे 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर, या फिर 31 दिसंबर। सिमिलरली इधर तीनों कंडीशन हो सकती है जिसमें हम अमाउंट को विड्रॉल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सब में 3-3 महीने का गैप है और अमाउंट सेम है, यहाँ पे सब में 1-1 महीने का गैप था और अमाउंट सेम था। तो ये 2 कंडीशन इसमें हो सकती है जब टाइम लिमिट समान हो और अमाउंट समान हो, विड्रॉल करने का इक्वल हो। ठीक है, इसमें हमारे पास फिर 2 मेथड आता है जिसमें ना तो टाइम लिमिट समान है और ना ही, एक तो सरल है, सिंपल मेथड है, सिंपल मेथड से करते हैं, एक आता है प्रोडक्ट।
ठीक है, प्रोडक्ट मेथड, जिसको एक तो सरल पद्धति कह सकते हैं और एक होता है गुणनफल। ठीक है भाई। अब सरल पद्धति में मान लीजिए आपने कभी भी फिक्स एक कोई डेट ले लो आप, ये 1 अप्रैल से 31 मार्च मेरा साल शुरू होता है, कोई भी एक डेट मान लो आपने कहा 15 सितंबर को हमने 5000 रुपए निकाले, तो 15 सितंबर से 31 मार्च आने में कितना समय है भाई, उसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम। ठीक है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ठीक है, 6.5 महीने हो गए, तो 5000 को 6.5 से गुणा कर देंगे, ठीक है भाई, बटे में 12, और क्वेश्चन में जो रेट दे रखी होगी वो रेट और डिवाइडेड बाय 100। ये हम इंटरेस्ट सिंपल मेथड से यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। गुणनफल मेथड से क्या होगा, जब जब आप विड्रॉल करोगे, मान लीजिए सपोज करो आपने 1 जुलाई को विड्रॉल किया है, ठीक है, तो 1 जुलाई को जब हम विड्रॉल करेंगे, दूसरा हमने 1 अक्टूबर को विड्रॉल किया है, तो 1 जुलाई से साल खत्म होने में 31 मार्च आने में कितना समय बाकी है भाई, जुलाई भी पूरा है क्योंकि पहले दिन ही कर लिया, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ठीक है बेटा, कितने हो गए, 9 महीने। तो जो अमाउंट विड्रॉल किया है उसको 9 से गुणा कर देंगे। मान लीजिए सपोज करो आपने 2000 रुपए का विड्रॉल किया है, तो मेरे पास आ गया 18000, ठीक है। उसके बाद 1 अक्टूबर से कितना बचेगा हमारे पास, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इसमें मान लीजिए आपने 1500 रुपए ऐड किया है, तो 15 छिका 90, 9000 रुपए, टोटल आपके पास कितना हो गया ड्राइंग, 27000। गुणनफल मेथड से कैसे कैलकुलेट करेंगे, 27000 गुणनफलों का योग मैंने योग कर दिया है, मल्टीप्लाइड बाय टाइम। टाइम इसमें हमेशा 1 महीने का रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि जितने महीने पैसे यूज किए थे मैंने उसको मल्टीप्लाई कर दिया है। इसमें 9 महीने यूज किया था तो मैंने इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दिया इस अमाउंट को, और इसमें 6 महीने पैसा यूज किया था तो मैंने इस अमाउंट को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसलिए टाइम गुणनफल मेथड में याद रखना हमेशा 1 महीने का ही कैलकुलेट होता है इंटरेस्ट, 1/12, और क्वेश्चन में जो रेट दे रखी होगी और रेट अपॉन 100, ठीक है भाई। तो ये तो हमारे पास हो गए इरेगुलर बेस के 2 मेथड। अब मैं आपको रेगुलर बेस के 2 मेथड बता देता हूं, सिंपल सा है, आपने याद रखना है, अगर आहरण महीने की पहली तारीख को हो रहा है, अगर आहरण महीने की अंतिम तारीख को हो रहा है, और अगर आहरण महीने के मध्य में हो रहा है तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। ड्राइंग का इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देख लेते हैं। अगर हमारे पास अमाउंट भी समान है, इक्वल है, और टाइम भी इक्वल है, तो जैसे मान लीजिए आप हर महीने कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हर महीने की पहली तारीख को, फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ अगर आप विड्रॉल करते हो 2000 रुपीज पर मंथ, ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, मान लीजिए फर्स्ट डे कर रहे हो तो हमारा साल शुरू होता है 1 अप्रैल को और खत्म होता है 31 मार्च को। तो हमने फर्स्ट डे किया है, फर्स्ट डे में अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, कोई 12 महीने हो जाएंगे, तो इसको 12 से गुणा कर देंगे तो 24000 तो हमारे पास अमाउंट हो गया बेटा, ठीक है भाई। रेट हमारे क्वेश्चन में दे रखी होगी, रेट अपॉन 100। अब बात आती है टाइम की, टाइम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो टाइम के लिए आपके पास एक सिंपल सा फार्मूला है, टाइम इज इक्वल टू, अगर फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ कर रहे हैं, फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, तो आपके पास सिंपल सा फार्मूला है n प्लस 1/2, और यहाँ पे n है, n डिनोट करेंगे हम, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मंथ, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, ठीक है, नंबर ऑफ मंथ फ्रॉम ईयर एंड, ईयर एंड,
ठीक है, तो आपके पास कितने महीने हैं आहरण के, जैसे 12 दूनी 24, 12 जमा 1/2, तो टाइम आ गया आपके पास 13/2, जिसको आप 6.5 भी लिख सकते हो और 13/2 भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास टाइम आ जाएगा 13/2 और इसके लिए हम 12 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 12 क्योंकि मंथ है और एक साल में 12 महीने होते हैं इसलिए। ठीक है, फर्स्ट डे का है, और अगर ये कहे लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ, लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ, तो क्या करेंगे बेटा, n -1/2। देखो फर्स्ट डे था तो हमने +1 किया और लास्ट डे है तो -1 किया, फिर वही 12 - 1, 12 - 1/2 मतलब 11/2। ओके, और अगर मिड हो तो हमारे पास सिंपल है n/2। ठीक है, 12/2, 6 महीने का। ठीक है, तो एक बात और मैं बता दूं, अगर क्वेश्चन में समय के बारे में कुछ नहीं कह रखा है कि आहरण कब किया, कौन कौन से महीने में किया, कुछ नहीं, सिर्फ ये बता रखा है ड्राइंग की है और रेट ये है, तो भी हमेशा 6 महीने का ही ब्याज हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये हुआ हमारे पास फर्स्ट डे, लास्ट डे और मिड ऑफ एवरी मंथ। अब अगर मैं बात करूं बेटा क्वार्टर की, फर्स्ट क्वार्टर, फर्स्ट डे ऑफ क्वार्टर, फर्स्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर, सिमिलरली लास्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर, और मिड चाहे कुछ भी हो, ठीक है, मिड ऑफ एवरी क्वार्टर। तो इसमें देखिए क्वार्टर, एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं, 3 महीने होते हैं। ठीक है, तो उसमें n+3/2, इसमें n-3/2, और मिड चाहे मैंने आपको बताया कुछ भी हो n/2, 6 महीने। ठीक है, तो ये हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था कि कैसे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं ड्राइंग पे। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे जो हमारे एग्जाम बेस आए हुए होंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और मैं आपको बता दूं कि हमने प्रीवियस में फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म के इंट्रोडक्शन के और अकाउंटिंग के 4 वीडियो डाले हुए हैं, तो आप प्लीज उनको देख लें। उसके बाद आप इनको देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने डाला हुआ है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी हम इस अपने चैनल पे अपलोड करेंगे, पोस्ट करेंगे, तो वो तुरंत आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सके, आपकी पढ़ाई में किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए। ठीक है, आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।